मंडलवाद को आगे बढ़ाने का, चाहे वो पेरियारवाद हो, चाहे वो अम्बेडकरवाद हो, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग संविधान के अनुच्छेद संख्या 14(4), 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत हमारा ऐलान जंग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि संसद 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना से जो है देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा, जातिगत जनगणना जो है देश के हित में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जनगणना होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आए दिन खबर आप लोग भी देखते होंगे, तमाम चैनलों पर चलता है कि ब्राह्मण 14% है, कोई कहता है ब्राह्मण 16% है। और सामाजिक न्याय समिति 2001 जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बनी, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सामाजिक न्याय समिति के आधार पर 54.05% ओबीसी की संख्या है और 0.06% एसटी की जनसंख्या है। एससी की जनसंख्या जो है 24.94% और सामान्य वर्ग की संख्या जो है 20.94% है। और सामान्य वर्ग में केवल ब्राह्मण नहीं आता है, उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर है, भूमिहार है, कायस्थ है, सिंधी है, अग्रवाल है, बनिया है, त्यागी है, भूमिहार जाति है। और उसमें मुस्लिम वर्ग की भी शेख, सैयद, अरशद, पठान, मुगल, मिल्की और त्यागी आते हैं और इनकी संख्या 5 से लेकर 6% है। तो कुल मिलाकर जब पूरे हिंदू सवर्णों की आबादी 16% है तो 14% ब्राह्मण के होने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। और आज जो जनगणना का विरोध कर रहे हैं वह मनुवादी ताकतें कर रही है। उसका विरोध कोई लाला कायस्थ नहीं कर रहा है, उसका विरोध कोई बनिया नहीं कर रहा, उसका विरोध वही मनुवादी कर रहा है जो एकलव्य का अंगूठा काटने का काम किया, शंभू की गर्दन कटवाने का काम किया। और हम लोगों की मांग जोरदार तरीके से है कि संसद 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जब बताइए ये सरकार की कैसी विडंबना है, संसद 2011 के आधार पर SC ST की जनसंख्या को उजागर कर दिया गया, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कर दिया गया, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की कर दिया गया। अरे भाई जब हिजड़ों की जनगणना होती है तो अगड़ों और पिछड़ों की जनगणना से परहेज क्यों? जब डॉल्फिन की, कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, जानवरों की, हाथी की, घोड़ा की जनगणना होती है और यहाँ तक देखते हैं कि पेड़ों पर जो मार्किंग की जाती है उसका वन विभाग के द्वारा पेड़ों की जनगणना कराई जाती है। तो ओबीसी की जनगणना कराने से क्यों सरकार भाग रही है? और सरकार को जो है हमारे एजेंडे पर आना पड़ेगा। संसद 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, यह पिछड़ों की मांग है। और संविधान का जो मूल भावना है उसका सम्मान तभी है जब जातिवार जनगणना हो, जनसंख्या के अनुपात में सभी जातियों को कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, व्यवस्थापिका में, निजी क्षेत्रों में आरक्षण का कोटा मिलना चाहिए। और आरक्षण को लोग कहते हैं कि भीख है, बैसाखी है। आरक्षण भीख और बैसाखी नहीं, प्रतिनिधित्व सुनिश्चितीकरण का एक आधार है। और लोग कहते हैं कि आरक्षण से अयोग्य का चयन होता है, आरक्षण से अयोग्य का चयन नहीं होता बल्कि डोनेशन से अयोग्य का चयन होता है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि जनगणना अगर कराई जाती है तो 5-10 साल के लिए फुर्सत हो जाएगी, लोगों को लाभ कहाँ मिल पाएगा फिर? देखिए, एक प्रक्रिया होती है कि हर 10 वर्ष में सेंसस होता है। ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में जनगणना कराया था लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। सबसे पहले जो जातिगत आधार पर जनगणना की रिपोर्ट आई 1881 में आई, अंतिम बार 1931 में आई। 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई थी लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण वह जनगणना का कार्य बाधित हो गया था। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब SC ST की, धार्मिक अल्पसंख्यक की जनगणना होती है, जानवरों और पेड़ों की जनगणना होती है तो ओबीसी की भी जनगणना होनी चाहिए। ताकि हम तो चाहते हैं कि जो ब्राह्मण समाज अपने को 14% कहता है, जनगणना हो न जाए कि ब्राह्मण 14% है कि 4% है। ये हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जब 54% ओबीसी की आबादी है तो 27% आरक्षण क्यों? मंडल कमीशन के तहत 52.10% राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की आबादी मानी गई थी, तो इसे केवल कार्यपालिका में और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण ही क्यों दिया गया है? जब SC और ST को कार्यपालिका और विधायिका में जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या के बराबर आरक्षण कोटा मिलता है, प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलता है, तो ओबीसी को भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में और निजी क्षेत्रों में जो है जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जैसे कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून आज तक नहीं बन पाया है, तो क्या आगे कानून बन पाएगा जो आप बात कह रहे हैं कि आरक्षण
कि जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण लागू हो, क्या ऐसा हो पाएगा संभव? देखिए, जब कानून ही नहीं बन पा रहा है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार जी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चल रही थी, सरकार गिर गई थी, जनसंघ के लोगों ने समर्थन अपना वापस लेकर के मंडल कमीशन के विरोध में सरकार से बाहर हो गए थे और 1980 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को रिपोर्ट सौंपी गई। लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। और वह रिपोर्ट जो है अलमारी में बंद थी। लेकिन जब जनता दल के नेतृत्व में बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं 1989 में, तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, हम लोगों के पिछड़ों वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक न्याय के महान योद्धा माननीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, दिवंगत रामविलास पासवान आदि जैसे नेताओं ने जब दबाव बनाया सरकार पर, तो 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के तहत 27% नौकरियों में आरक्षण का जो है कि निर्णय लिया गया और 13 अगस्त 1990 को रिपोर्ट लागू हुई। मैं एक घटनाक्रम बता देना चाहता हूं कि बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप लगा करके बीपी सिंह जी जो है केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल को लात मार करके बाहर निकलते हैं, राष्ट्रीय मोर्चा बनाते हैं, तो बड़ी जाति के लोगों ने नारा एक दिया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण दिए, तो रातों रात नारा बदल गया था कि राजा नहीं रंग का है, देश का कलंक है, मानसिक की औलाद है। और मैं बनारस में उस समय BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। मैंने मैदागिर में, सिगरा में, लौरापुर बीर हो, चाहे लहरतारा में मैंने देखा, भेलूपुर में देखा, BHU के गेट के सामने देखा कि गाय के ऊपर सांड, सुअर के गदहा के, भैंसा के पीठ पर नाम की पट्टिका लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के नाम की पट्टिका चिपका करके हमारे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले नायक थे उनको बदनाम करने का काम किया गया। मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण का ही रिकमेंडेशन इसलिए किया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था कि 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती। पहले से 22.5% आरक्षण, 15% SC को और 7.5% ST को आरक्षण मिलता था और 27% आरक्षण देने पर 49.5% होता था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि संविधान में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को आधार बना करके जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। उसमें जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा है उसे OBC में, अगर सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के साथ साथ अछूत का व्यवहार किया जाता है उसे अनुसूचित जाति में रखा जाता है। और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग जो जंगलों में, गुफाओं, कंदराओं में रहता है उसे अनुसूचित जनजाति के कोटे में रखा गया। जब संविधान संशोधन करके आर्थिक आधार पर सवर्ण वर्ग की जातियों को जो है 10% EWS के नाम पर आरक्षण दे दिया गया, आज 49.5 से 59% आरक्षण हो गया। तो मैं अब तो सीमा टूट गई और संविधान संशोधन करे सरकार, EWS के लिए कर सकती है, तो पिछड़े वर्ग को समानुपातिक आरक्षण कोटा देने के लिए अब देरी किस बात की है। और देश के प्रधानमंत्री छाती पीट करके कहा करते थे कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और राजनीति में बहुतों के लिए अछूत हूं। तो देश के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के हैं तो उनकी पिछड़े वर्ग के प्रति संवेदना जागृत होनी चाहिए और उन्हें OBC को जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, जनगणना की रिपोर्ट आएगी, सेंसस 2021 हो, 4 बरस के बाद आएगी जनगणना। और भारतीय जनता पार्टी ने वादा भी किया था, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2018 में सेंसस कमिश्नर और जनगणना विभाग के अधिकारियों की मीटिंग में कहे थे कि सेंसस 2021 में हम जातिवार जनगणना कराएंगे और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2024 में करेंगे। ठीक है, 24 में नहीं, 28 में जनगणना रिपोर्ट की उजागर आए। लेकिन मंडल कमीशन ने अगर 52.10% मान लिया था तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर 52% आरक्षण कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय समिति 2001 ने अगर 54.05% जनसंख्या हमारा माना है तो हमें 54% आरक्षण तत्काल देना चाहिए। संविधान संशोधन करना पड़े, चाहे कोई भी काम करना पड़े, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोग हकमारी की नहीं, हम लोग हकदारी की बात करते हैं, हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। क्योंकि हम लोग ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, चाहे BP मंडल, कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे पेरियार EB रामास्वामी नायकर हो, चाहे रामलखन चंद्रापुरी और स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जैसे जो महान योद्धाओं ने, सामाजिक न्याय के महानायकों ने जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया, उसी लड़ाई को हम लोग बढ़ा करके हम लोग पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। और विकासशील इंसान पार्टी उसमें मजबूती से आगे बढ़ेगी। हम लोग हकमारी की बात नहीं, हकदारी की बात करेंगे। अगर कायस्थ के साथ अन्याय होगा,
किसी सवर्ण के साथ भी अन्याय होगा तो हम लोग फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग लाठी डंडा लेकर के चाहे सामंतों का मुकाबला करना हो, चाहे किसी भी आधार पर हमें अन्याय का प्रतिकार करना होगा, हम लोग जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है 19A के तहत हम लोग आंदोलन करने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे।